प्रेम शुक्ला जी, अगर इन आंकड़ों को हम देखें, विपक्ष अपनी तरफ से एक बड़ी कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है, इस संसद में आज भी लोकसभा में आपके 303 सांसद ही हैं जी। बाकी जनता जो है वो अन्य सांसदों को देश की संसद में पहुंचाती है चुनकर। ऐसे में अगर ये और जुगत लगा दे, 168 सीटों पर ही सीट शेयरिंग कर ले, तो आप लोगों के लिए मुश्किल बड़ी हो सकती है। देखिए, अभी आप ही का जो सर्वेक्षण है, मैं यहां वहां की बात ना करके सीधे आपके सर्वेक्षण पर बात करूं, तो 375 सीटें ऐसी हैं जिसमें आप या तो मुमकिन नहीं पाती हैं, या अप्रासंगिक है, या संभावना कम है। सिर्फ 168 सीटों पर ये हमसे लड़ रहे हैं। अब 168 सीटों पर सीधे लड़ने के बाद ही परिणाम आप देखिएगा कि पिछली बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा चंक आता है, वहां समाजवादी पार्टी बसपा का समझौता था, आरएलडी समझौते में इनके साथ थी, और कांग्रेस का इनका रणनीतिक समझौता था रायबरेली अमेठी को लेकर। बावजूद इसके 80 में से 64 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुई, और हमारा वोट प्रतिशत भी 49% हो गया था। तो सीधा ये संकेत है कि 168 जो सीटें हैं वहां भी हम 50% से अधिक वोट टारगेट करेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज गृहमंत्री हैं, उन्होंने पहले से ही एक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है कि आपको अपना टारगेट एनडीए के वोटरों को 50% से अधिक मत हमारे उम्मीदवारों को मिले, इस तरह से काम करना है। तो अब इनका जो गणित है, वो गणित बैठाना उनका अधिकार है, और हमारा अधिकार है कि हम जनादेश प्राप्त करने के लिए हम मैदान में उतरें, जनता को जो है अपने जो कल्याणकारी कार्य उनसे अवगत कराएं और जनादेश प्राप्त करें। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, क्या आप भी सहमत हैं? क्योंकि हमने मोटे तौर पर, और ये कोई भी जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स समझता होगा वो ये समझेगा कि हमने किस तरीके से ये मुमकिन नहीं वाली सीटें रखी हैं, अप्रासंगिक रखी हैं, और कहां पर संभावनाएं हम दिखा रहे हैं कम है, कहां पर पूरी है। आप इससे सहमत हैं इन आंकड़ों से? देखिए अंजना जी, पहली बात तो हम अगर आंकड़ों की हम बात करें, भाजपा को जैसे आपने कहा कि लास्ट बार 303 सीटें मिली थी, और जो बड़े राज्य जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उसमें मैं 3 राज्यों का आज नाम लेना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, और वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं। ये तीनों स्टेट मिलके 130 सीटें हो रही है। ठीक है, अगर जिस प्रकार का हम आज माहौल देख रहे हैं, और बाकी जो 3 स्टेट थे जहां पे कांग्रेस का विजय हुआ था, अब राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, और छत्तीसगढ़ की बात करूं, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे भी भाजपा को क्लीन स्वीप मिला था। अगर मैं ये 303 सीट जो आज हम बात कर रहे हैं, अगर जिस प्रकार से हम लोग एक इंडिया यूनाइटेड फ्रंट की तरह लड़ने की हम बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, ये 3 राज्यों की जब मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करता हूं, ये 3 राज्यों में बहुत बड़ा डेंट जो है भाजपा को पड़ने पे जा रहा है। दूसरे मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका की, जहां पे इनकी सरकार थी, जहां पे उनको मेजोरिटी सीट वहां पे मिली थी। मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं, सदर्न स्टेट्स की दूसरी बात कर रहा हूं। ओवरऑल जो मैं देख रहा हूं कि भाजपा भले ओवर कॉन्फिडेंट हो, पर मुझे लगता है कि जो प्रकार का ग्राउंड सिचुएशन मैं देख रहा हूं, कम से कम 303 में से 150 ऐसी सीटें हैं वहां पे कांटे की टक्कर होने वाली, जो भाजपा को गिन के चल रही है। तो मैं उसको राजनीतिक तौर पे कहूं या ग्रास रूट की सिचुएशन पे कहूं, सिचुएशन जो भाजपा ये बोल रही है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज बनूंगा ना जी, एनडीए खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा कि पहले तो एनडीए की बैठक हुई, अब एनडीए में जो आखिरी इनकी बड़ी पार्टी थी एआईएडीएमके, वो भी इनका साथ छोड़ के चली गई है। तो अब एनडीए जैसा कुछ रहा नहीं है, सीधी भाजपा की टक्कर है। ये भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया और बाकी सब पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को मैं साथ के लेके हम लोकसभा की हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा टफ जो है टक्कर होने वाली है, और इंडिया अलायंस मिलकर अपने जो मुद्दे हैं उसको आगे लेके जाएगा। और अगर यूनाइटेड फ्रंट अगर करने में हम लोग सक्सेसफुल हुए तो मुझे विश्वास है कि परिवर्तन निश्चित है। ठीक है, आरएलजेडी का लेकिन झंडा उठाकर माधव आनंद जी एनडीए के साथी इनके बने हुए हैं। माधव आनंद जी वो कह रहे हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, जहां पर अभी कांग्रेस ने अच्छी जीत इन 2 राज्यों में हासिल की है, ये पूरी तरह से अगर 150-200 के सीटें के आसपास, 250 के आसपास आते हैं, ये सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी 24 में। अंजना जी, मुझे नहीं लगता है कि जो आंकड़ा भी आपने दिया और हम लोगों ने देखा, थोड़ा बहुत मैं सहमत हूं, थोड़ा असहमति भी व्यक्त करता हूं। जैसे बिहार की ही हम लोग बात करते हैं, 40 लोकसभा सीट है, और 40 लोकसभा सीट में हम लोगों को लास्ट टाइम 39 लोकसभा सीट जो है एनडीए को मिला था। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी गठबंधन में नहीं है, एनडीए में नहीं है, इंडिया अलायंस में है। नीतीश कुमार जी कितने अप्रासंगिक हो गए, इरेलीवेंट हो गया है बिहार के राजनीति में, हम सबको पता है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ सीपीआई सीपीएम माले भी है। माले का भी बहुत
बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां उनकी अच्छी स्थिति है, तो किस रूप में ये लोग सीटों का बंटवारा करेंगे? क्या कांग्रेस को जो है डबल डिजिट भी सीट नहीं मिलेगा? मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम अगर इंडिया अलायंस को कहीं भी आने जा रहा है अगर सीट की शेयरिंग में, वो बिहार और यूपी ही होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति बहुत डिफरेंट है। नीतीश कुमार भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि 17 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्या इस बार आरजेडी उनको उतना सीट देने जा रही है? नहीं देगी तो कांग्रेस जैसे कितने सीट पे लड़ेगी? तो मुझे लगता है कि ये हर जगह जो आंकड़ा दिखाया गया है ये इतना आसान नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने सही कहा कि राजनीति में अंक गणित यानी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आदरणीय मोदी जी ने जो बना दिया है वो है केमिस्ट्री पॉलिटिक्स में। जो केमिस्ट्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जनता के प्रति और जनता से जो डायरेक्ट संवाद है, निश्चित रूप से उसका लाभ बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन को वो कह रहे हैं रसायन शास्त्र चलेगा, केमिस्ट्री। 168 सीटों पर ही सीट शेयरिंग का डायरेक्ट फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं संजय जी से पूछूंगी इस पर, लेकिन ये 168 यूपी की 80 सीटें अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर मुमकिन नहीं है, तो ये वाकई मुमकिन नहीं है। मायावती जी लड़ेंगी ही लड़ेंगी, और भी ऐसी कई पार्टियां हैं, फिर क्या फायदा? तो उस देखिए, जब देश में बहुत सी पार्टियां हैं, और बहुत सी पार्टियां जैसे एआईएडीएमके है और टीडीपी है, सभी है, पीडीपी अपना उधर है, तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने दम पे अपना चुनाव लड़ती है। जैसे समाजवादी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है, तो इन पार्टियों का अपना वजूद है और ये बहुत टक्कर के साथ लड़ती पार्टियां हैं और हमेशा बीजेपी को हराती चली आ रही है। अगर आपकी बात को हम मान लें तो आपने लिखा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया 102 सीटों पे है, तो इसमें मतलब 102 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय समझ लीजिए। अब एनडीए का तो मतलब अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही बताएंगे कि उनके दल में कौन सी पार्टियां हैं। और बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियां, चूंकि उत्तर प्रदेश हो या दूसरे क्षेत्र में आप चले चाहे टीएमसी हो, क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दबदबा है। जब क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत के साथ लड़ती है, वहां की जो पार्टी होती है उसको हराती है। तो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी 160 सीटों पे आमने सामने लड़ेंगी, तो 160 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती नजर आएगी आपको। दूसरा बचा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बची कितने सीट पे? 156 सीट पे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 160 102, ये तो सीधी सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और कांग्रेस जहां मजबूत है, जैसे कांग्रेस कर्नाटका में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, तो ये भारतीय जनता पार्टी लड़ कहां रही है, सवाल इस बात का है। ये नंबर आप नहीं 10 नंबर का दिखाइए, 10 नंबर आप देखिए ना। मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि आप लड़ कहां रहे हैं? आप केमिस्ट्री बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री बनाते बनाते आप ये भूल जाएंगे कि अंक गणित भूल जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप 7 तो ला सकते हो, लेकिन जब जीतना होगा तो जोड़ संख्या से ही आएगा, फिर वो केमिस्ट्री से नहीं आएगा। तब नंबर आपको लाने पड़ेंगे, बहुमत का नंबर लाएंगे और नंबर आपको आ सकते हैं। जिस तरह से हमारा गठबंधन है, जिस तरह से गठबंधन जनता के साथ जो गठबंधन होता है उससे नंबर मिलते हैं। केमिस्ट्री से सिर्फ आपको किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हमने केमिस्ट्री बना ली है, लेकिन उससे आप सत्ता के करीब नहीं जा सकते, नंबर नहीं ला सकते। क्या कह रहे हैं अनुराग जी? संजय जी, आपको ठीक लग रहा है? ये वाला जो नंबर है ये इंटरेस्टिंग है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 156 सीटों पर, बीजेपी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो 160 सीटों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन जो है 102 सीटों पर। हाँ, अंजना जी, मुझे इस नंबर्स पे आपका नहीं, मुझे लगता है कि जो पहला आंकड़ा आपने दिखाया था, हमें थोड़ा आंकड़ों को थोड़े दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। ठीक है। जो सीटें अप्रासंगिक कह रहे 134 सीटें, वो अप्रासंगिक का मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन अगर साझा एक उम्मीदवार खड़ी भी कर दे तो यह अप्रासंगिक इसी के लिए है क्योंकि यहां पहले से ही 1-to-1 फाइट होता रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि यहां 1-to-1 फाइट नहीं हो रहा है। आप जहां संभावनाएं हैं 168 और अप्रासंगिक दोनों को जोड़ दें तो करीब 300 सीटें हो जाती हैं। कहने का यह मतलब है अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाए, एक उम्मीदवार खड़ी कर दे बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसी कम से कम 300 सीटें हो सकती हैं। जो अप्रासंगिक है उसको उसमें आपको जोड़ना होगा। यह जरूर है कि अप्रासंगिक शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इन 134 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला जब कांग्रेस से होता है तो बीजेपी की बड़ी जीत होती है और कांग्रेस लगातार उन सीटों पर हार रही है। लेकिन 300 ऐसी सीटें हैं जहां यह संभावना जताई जा सकती है कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा कर सके। और इन 303 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन ने कड़ा मुकाबला किया तो शायद बीजेपी को कुछ झटका लग सकता है। इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। हाँ, लेकिन आप देखिए जहां जहां उन्हें जरूरत है, कर्नाटक की बात रोहन जी कर रहे थे और बहुत रेलेवेंट है कर्नाटक, ऐसे में देवेगौड़ा के साथ गठबंधन बीजेपी ने अभी से कर लिया, तो वो जरूरत के हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं। संजय जी, उसका कुछ फायदा हो सकता है क्षेत्रीय दलों के साथ ऐसे मिलने का? बिल्कुल फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन देखिए हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
ये भी ध्यान रखना होगा, अगर कर्नाटक की अगर हम बात कर रहे हैं, ये ठीक है, कर्नाटक में अब कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी ने अपना गठबंधन बनाया, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है? 225 सीटें ऐसी हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 50% से भी ज्यादा वोट पाया था। बिल्कुल, तो 225 ऐसे 225 सीटों पर आप चाहे तमाम पार्टियां इकट्ठा हो जाएं बीजेपी के खिलाफ, और अगर वोट स्विंग नहीं होता है बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी वो 225 सीटें जीतेंगी। तो अगर हम बिहार की बात कर रहे हो, उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां कह रहे हैं संभव है, तो अगर हम बिहार की बात करें, संभव है, लेकिन इस संभावना में हमें यह देखना होगा कि कितनी ऐसी सीटें हैं। अगर बीजेपी ने जो 17 सीटें जीती थी, 10 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा वोट था, तो उन सीटों पर बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है।